वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सेकंड प्रकार के ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे और वह है आरएस तंत्र। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मनुष्य के अंदर और रुधिर होता है वह किस प्रकार का तंत्र होता है, एबीओ तंत्र होता है। वो हमने पहले पढ़ लिया था। एबीओ तंत्र के अनुसार मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर समूह उपस्थित होते हैं, ए बी और ओ। उसके बाद में ध्यान दीजिए कि एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ध्यान रखना, हमें एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कार्ल लैंडस्टीनर एवं उनके साथ में थे वीनर। कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने, आपको ध्यान रखना है, एक और रुधिर समूह की खोज की, एक और एंटीजन उपस्थिति के बारे में खोज की और उनका उन्होंने नाम क्या दिया, तो आप क्या ध्यान दीजिए, आरएस रक्त समूह नाम दिया या आरएस कारक नाम दिया। तो ये हमें ध्यान रखना है। इन्होंने अपनी खोज की थी वो एक बंदर पर की थी जिनका नाम था मकाका रिसस नामक बंदर है। इस बंदर पर इन्होंने अपना कार्य किया और इन्होंने देखा कि इनकी आरबीसी पर एक और, आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन उपस्थित होता है जो किस रूप में काम करता है, एंटीजेंस के रूप में। और यह जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का जो बना हुआ होता है वो प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। ये 417 एमिनो अम्लों से मिलकर के बना हुआ प्रोटीन उपस्थित था और इस प्रोटीन को इन्होंने नाम क्या दिया, आरएस नाम दिया। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है कि आरएस तंत्र की खोज है वो किसके द्वारा की गई, तो आप क्या ध्यान दीजिए, कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर द्वारा की गई। किसमें की गई, मकाका रिसस नामक बंदर में की गई थी। इन्होंने देखा कि इनके आरबीसी की सतह पर एक प्रोटीन उपस्थित होता है जो कि 417 एमिनो अम्लों से मिलकर के बना होता है और इन्होंने इसका आरएस नाम दिया। ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए कि आरएस रक्त है क्या, आरएस समूह है क्या। तो आप ध्यान दीजिए कि जो आरबीसी होती है, पहले भी क्लास में हमने पढ़ा था कि आरबीसी होती है, उनकी आरबीसी होगी, उनकी सतह पर 2 प्रकार के, आपको ध्यान रखना, एंटीजन उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी आप ध्यान दीजिए तो आरबीसी होती है। देखो वैसे एंटीजन होते हैं वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो एंटीजन होंगे वे आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं, जबकि एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी होती हैं वे कहाँ पर उपस्थित होती है, प्लाज्मा में उपस्थित होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए कि ये आरबीसी है, इस आरबीसी की सतह पर इन्होंने क्या देखा, एक और एंटीजन उपस्थित होता है और उसे हम क्या कहते हैं, आरएस एंटीजन। कौन सा एंटीजन उपस्थित होता है, आरएस एंटीजन उपस्थित होता है। तो इस प्रकार के होंगे, उन व्यक्तियों को हम क्या कहेंगे, आरएस पॉजिटिव कहा जाता है। इन्हें हम क्या कहेंगे, आरएस पॉजिटिव कहा जाता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति होंगे, उन्हें हम आरएस पॉजिटिव कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्तियों में आरबीसी की सतह पर एक और प्रोटीन उपस्थित होता है और ये प्रोटीन होगा वो कौन सा है, आरएस एंटीजन होता है। और जिन व्यक्तियों में आरएस एंटीजन उपस्थित होता है उन्हें हम आरएस पॉजिटिव कहते हैं। दूसरे कुछ व्यक्ति ऐसे देखे जिनकी सतह पर आरएस जो आरबीसी होती है, उन आरबीसी की सतह पर आरएस एंटीजन अब्सेंट होता है, यानी आरएस प्रतिजन होगा। एंटीजन का मतलब प्रतिजन होता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। आरएस एंटीजन है वो यहाँ पर क्या था, अब्सेंट था, उपस्थित नहीं था। और इस प्रकार के व्यक्ति जिनकी आरबीसी की सतह पर आरएस एंटीजन अनुपस्थित होता है उन्हें आरएस नेगेटिव कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। उसे हम किस नाम से जानेंगे, आरएस नेगेटिव कहा जाता है, आरएस ऋणात्मक कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार के व्यक्ति इन्होंने देखे। तो आप क्या ध्यान दीजिए कि सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर वीनर ने मकाका रिसस बंदर में एक और एंटीजेंस की खोज की जो कि आरबीसी की सतह पर उपस्थित होता है, उसे आरएस नाम दिया। ये हमें ध्यान रखना है, जो कि 417 एमिनो अम्लों से मिलकर के बना हुआ होता है लगभग। आरबीसी की सतह पर जिन व्यक्तियों में आरएस एंटीजन उपस्थित होता है उन्हें हम आरएस पॉजिटिव कहते हैं। जिन व्यक्तियों में आरबीसी सतह पर आरएस एंटीजन उपस्थित होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, आरएस पॉजिटिव कहते हैं। और जिन व्यक्तियों में आरबीसी की सतह पर आरएस एंटीजन अनुपस्थित होता है उन्हें हम आरएस नेगेटिव कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि आरएस जो पॉजिटिव है उनकी संख्या विश्व में कितनी है, भारत में कितनी, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो आरएस पॉजिटिव उनकी संख्या विश्व में 85%, विश्व में 85% लोग हैं वो आरएस पॉजिटिव होते हैं, जबकि केवल आपको ध्यान रखना है जो 15% लोग हैं विश्व में वो किस प्रकार के आरएस नेगेटिव है। ये हमें ध्यान रखना है। भारत में रेशियो थोड़ा सा भिन्न है, कुछ किताबों में आपको लिखा हुआ मिलता है,
और ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। भारत में बात करें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा भिन्न, ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार से देखा जाता है। ये 93% लोग हैं वो कैसे हैं, RS पॉजिटिव है, 7% लोग RS नेगेटिव होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं कि RS जो एंटीजन युक्त व्यक्ति है उन व्यक्तियों में किस प्रकार से रुधिर का आदान कर सकते हैं, रुधिर का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये RBC है और ये भी RBC है, और ये व्यक्ति है जिसकी RBC है उस पर क्या है, तो आपको ध्यान रखना एंटीजन उपस्थित है, यानी ये एंटीजन RS एंटीजन उपस्थित है, इनमें RS एंटीजन उपस्थित है, प्रेजेंट है, RS एंटीजन उपस्थित है। तो ये व्यक्ति कैसा हो गया, व्यक्ति है वह RS पॉजिटिव है। किस प्रकार का है, RS पॉजिटिव है, ये हमें ध्यान रखना है, RS पॉजिटिव व्यक्ति है। ध्यान दीजिए RBC की सतह पर RS एंटीजन उपस्थित होता है, परंतु प्राकृतिक रूप से RS एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी प्लाज्मा में अनुपस्थित होती हैं, प्लाज्मा में नहीं पाई जाती हैं। वहाँ हमने देखा था कि प्लाज्मा के अंदर जो एंटीजन उपस्थित होगा उसके अतिरिक्त एंटीबॉडी भी उपस्थित होती है, परंतु यहाँ पर रुधिर में प्राकृतिक रूप से RS एंटीबॉडी प्लाज्मा में अनुपस्थित होती है, प्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से RS एंटीबॉडी होती है, यानी एंटी RS एंटीबॉडी होगी, वह एंटी RS एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। अब इस व्यक्ति को हम कौन कौन सा रुधिर का दान कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, इसको मैं कौन कौन सा रुधिर दान कर सकता हूं, यदि RS पॉजिटिव रुधिर है तो मैं इसको क्या दान कर सकता हूं, देखो RS पॉजिटिव है तो ये भी कैसा है, RS पॉजिटिव है, ये भी कैसा RS पॉजिटिव है, अर्थात इसमें भी कौन सा एंटीजन उपस्थित है, RS एंटीजन, यहाँ भी RS एंटीजन है, एंटीबॉडी कोई यहाँ पर है क्या, नहीं है, ए बी मैंने लिखा उसका मतलब एंटीबॉडी है। तो ये प्रतिरक्षी यहाँ पर कोई नहीं है और प्रतिरक्षी यहाँ भी कोई नहीं है, तो विरोध नहीं होगा, और इस प्रकार से इस प्रकार का रुधिर हम दान कर सकते हैं। इस व्यक्ति को RS पॉजिटिव व्यक्ति को RS पॉजिटिव रुधिर दान किया जा सकता है। क्लियर हो गया। दूसरी परिस्थिति RS नेगेटिव रुधिर है, ये RS नेगेटिव रुधिर है और RS नेगेटिव रुधिर होगा तो उसमें कोई एंटीजन होगा क्या, नहीं होगा, एंटीजन एब्सेंट, एंटीबॉडी क्या होगी, कोई नहीं होगी। तो इस प्रकार का रुधिर भी मैं इस व्यक्ति को प्रदान कर सकता हूं। तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर कोई भी एंटीजन है ही नहीं तो कोई एंटीबॉडी होगी तो भी विरोध नहीं करेगी, और यहाँ पे एंटीबॉडी प्राकृतिक रूप से उपस्थित होती नहीं है, तो इस प्रकार से ये रुधिर भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको प्रदान किया जा सकता है। तो RS पॉजिटिव व्यक्ति होगा, उस RS पॉजिटिव व्यक्ति में RS नेगेटिव में RS पॉजिटिव दोनों प्रकार के रुधिर का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो RS पॉजिटिव व्यक्ति में हम दोनों प्रकार का रुधिर दे सकते हैं। अब देखो यहाँ पर RS एंटीजन एब्सेंट है, RS एंटीजन एब्सेंट है तो कैसा होगा, यह व्यक्ति रुधिर कैसा होगा, RS एंटीजन एब्सेंट है, और RS एंटीजन एब्सेंट है तो व्यक्ति कैसा हो गया, RS नेगेटिव हो जाएगा। ये कैसा है, RS नेगेटिव है, ये हमें ध्यान रखना है, RS नेगेटिव व्यक्ति है। और इस RS नेगेटिव व्यक्ति होगा, इसको मैं कौन कौन सा रुधिर दान कर सकता हूं, देखते हैं। एंटीबॉडी तो यहाँ भी कोई प्राकृतिक रूप से उपस्थित नहीं है, अब मैं यहाँ पर इस व्यक्ति को RS नेगेटिव रुधिर देता हूं। पहले इस व्यक्ति को कौन सा रुधिर देता हूं, RS नेगेटिव रुधिर। अब जैसे ही मैंने इसको RS नेगेटिव रुधिर दिया तो क्या होगा, RS नेगेटिव में कोई एंटीजन है क्या, नहीं है, एंटीजन कोई भी नहीं है। यहाँ पर कोई एंटीबॉडी है क्या, नहीं है, तो एंटीबॉडी भी नहीं है, एंटीजन भी नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति में इनको मैं रुधिर ये दान कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के RS नेगेटिव व्यक्ति को RS नेगेटिव रुधिर दान किया जा सकता है। और आप ध्यान दिए, RS पॉजिटिव व्यक्ति को RS नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार का रुधिर दान किया जा सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब अगली परिस्थिति ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यदि मैं इस व्यक्ति को RS नेगेटिव की जगह RS पॉजिटिव रुधिर देता हूं, इस व्यक्ति को मैं कौन सा रुधिर देता हूं, RS पॉजिटिव रुधिर है वह रुधिर इस व्यक्ति को मैं दान करता हूं। इस व्यक्ति को दान करने पर क्या होगा, यहाँ इसमें क्या उपस्थित है, RS एंटीजन उपस्थित है, RS एंटीजन क्या है, उपस्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। और RS एंटीजन उपस्थित होने के कारण से ये RS एंटीजन वाला रुधिर हम देंगे इस व्यक्ति को, तो इस व्यक्ति में RS एंटीजन प्रवेश करेगा। RS एंटीजन प्रवेश करने से RS एंटीजन प्रवेश करेगा, और हमारे शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो इसके विरुद्ध एंटीबॉडी हमारे
प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा निर्मित होती है। प्राकृतिक रूप से तो है नहीं, तो ये हम दान तो कर देंगे। दान करने के बाद में क्या होगा, आरएस एंटीजन के विरुद्ध हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा, विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रतिरक्षा तंत्र कैसा हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। जैसे ही प्रवेश करेगा एंटीजन, एंटीजन प्रवेश करने पर यह हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। और प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होने के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, तो आपको ध्यान रखना है प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होगा। प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा एंटी आरएस एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाएगा, एंटी आरएस एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। एंटी आरएस एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे। एंटी आरएस एंटीबॉडी होती है, ये किस प्रकार की एंटीबॉडी होती है, तो आपको ध्यान रखना है IgG प्रकार की होती है। ये हमें ध्यान रखना है, ये किस प्रकार की होगी, IgG प्रकार की होती है। ये एकमात्र प्रतिरक्षी है जो कि प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंच सकती है। इस प्रकार की आपको क्या ध्यान रखना है, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होती है, परंतु अब क्या हो गया, इस प्रकार की एंटीबॉडी बन गई। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगी, आरबीसी का लयन कर देगी, हीमोलाइसिस कर देगी। यानी आरबीसी का क्या कर देगी, ये लाल रुधिर कणिकाएं होगी, उनका आरबीसी का क्या कर देगी, लयन कर देगी। ये हमें ध्यान रखना है, या जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोलाइसिस कर देगी। क्या कर देगी, हीमोलाइसिस कर देगी, लयन कर देगी। यानी आरबीसी होगी उनको नष्ट कर देगी। क्योंकि आरबीसी नष्ट कैसे होगी, आरबीसी हो गया उनका समूहन हो जाएगा, ब्लड एग्लूटिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड एग्लूटिनेशन हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, रक्त समूहन हो जाएगा, रक्त समूहन हो जाएगा। किसे कहते हैं रक्त समूहन, यानी आरबीसी है उनका क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और आरबीसी एंटीबॉडी के कारण से नष्ट होने की प्रक्रिया होती है, उसे हम रक्त समूहन कहते हैं, या इसे हम ब्लड एग्लूटिनेशंस कहते हैं। और जिसके कारण से इस रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या इस प्रकार के व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये रुधिर हम दान नहीं कर सकते। तो आप वापस समझिए, आरएस पॉजिटिव रुधिर वाले व्यक्ति का रुधिर, यदि आरएस नेगेटिव वाले व्यक्ति को रुधिर दिया जाता है तो इस प्रकार की परिस्थिति में आरएस एंटीजन होगा वह आरएस नेगेटिव व्यक्ति में प्रवेश करता है। प्राकृतिक रूप से प्लाज्मा के अंदर कोई भी आरएस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है, परंतु आरएस नेगेटिव व्यक्ति में आरएस एंटीजन प्रवेश करने के कारण से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होगा। और प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय होने के कारण से एंटी आरएस एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जो कि IgG प्रकार की होती है। इस एंटीबॉडी के द्वारा आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाओं का लयन कर दिया जाता है, हीमोलाइसिस कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम रक्त समूहन या ब्लड एग्लूटिनेशंस कहते हैं। और रक्त समूहन होने के कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ऐसा क्यों होता है, मृत्यु क्या होती है, उसका कारण है। उसका कारण क्या है, क्योंकि अब आरबीसी विघटित होगी, और आपको पता होगा आरबीसी विघटन होने से, आरबीसी विघटन होता है वह कहाँ होता है, यहाँ तो होगा वह आपको ध्यान रखना पीलिया में होगी, यहाँ कहाँ होगी, यकृत में होगी। पीलिया एवं किस में होगी, यकृत में। और पीलिया और यकृत में आरबीसी के विघटन होने से किसका निर्माण हो जाएगा, बहुत अधिक बिलीरुबिन का निर्माण हो जाएगा। बहुत अधिक क्या बन जाएगी, बिलीरुबिन बन जाएगी। और बहुत अधिक बिलीरुबिन जब बनने से यह जो वृक्क और जो यकृत होता है उनमें जमा हो जाएगा, और जिसके कारण से व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ब्लड सेल्स होगी, आरबीसी होगी, उनका क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, जिसके कारण से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाएगा, बहुत अधिक मात्रा में बिलीरुबिन बन जाएगा, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रकार के जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, आरएस समूह की रक्त समूहन की प्रक्रिया देखी जाती है। तो रक्त समूहन भी हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार का रक्त समूहन होता है वो अपने ही एंटीजन के द्वारा होता है, तो इसे आइसो इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में, आरएस एंटीजन के बारे में। अब ध्यान दीजिए कि आरएस एंटीजन है, उस आरएस एंटीजन के आधार पर एक रोग होता है, और उस रोग को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस रोग कहते हैं। तो अगला हमें इसी से संबंधित रोग ध्यान रखना है, और वह रोग कौन सा ध्यान रखना है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस रोग ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए, एक रोग है जिसका नाम क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस, फोइटस भ्रूण को कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब क्या हुआ, आरबीसी का लयन होना, ये हमें ध्यान रखना है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस ये रोग है,
उसे हम क्या कहेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस रोग कहते हैं, या इसे हम एक और नाम देते हैं रक्ताणु कोरकता रोग। ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये रोग हो जाता है, वह भी आरएस कारक से ही होता है। कैसे होता है, देखो ध्यान दें, समझे पूरा अच्छे से। देखो पुरुष है एक, और उस पुरुष का, किसी व्यक्ति का या पुरुष का विवाह है, वह स्त्री के साथ में होता है, और पुरुष होता है वह कैसा है, आरएस पॉजिटिव है। किस प्रकार का है, आरएस पॉजिटिव पुरुष है। उस आरएस पॉजिटिव पुरुष का विवाह है वह आरएस नेगेटिव स्त्री से होता है, स्त्री से होता है, वह आरएस कैसी है, नेगेटिव है। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार का होगी परिस्थिति, उसमें आरएस नेगेटिव स्त्री का विवाह यदि आरएस पॉजिटिव पुरुष के साथ में हो जाता है, इस प्रकार की परिस्थिति में यहाँ से गैमेट्स बनेंगे, और गैमेट बनने के फलस्वरूप यहाँ से आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण होगा। देखो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये संतान उत्पन्न करेंगे, और ये दंपति यदि संतान उत्पन्न करती है, ये दंपति संतान उत्पन्न करती है, तो ये संतान दो प्रकार की हो सकती है। या तो कैसी हो सकती है, आरएस यानी प्रथम संतान, ध्यान दीजिए प्रथम संतान या फर्स्ट चाइल्ड होता है, वह किस प्रकार का हो सकता है, या तो कैसा हो सकता है, आरएस नेगेटिव हो सकता है। कैसा हो सकता है, आरएस नेगेटिव हो सकता है। और आरएस नेगेटिव होगा तो वह किस प्रकार का होगा, सामान्य प्रकार का होगा। ये हमें ध्यान रखना है। यानी यदि आरएस पॉजिटिव पुरुष का विवाह आरएस नेगेटिव स्त्री से, या ऐसा भी कह सकते हैं आरएस नेगेटिव स्त्री का विवाह आरएस पॉजिटिव पुरुष से होता है, तथा यह दंपति प्रथम संतान उत्पन्न करती है, यह दंपति प्रथम संतान उत्पन्न करती है, तो प्रथम संतान होगी उसमें आरएस यदि पॉजिटिव है या आरएस नेगेटिव है, तो दोनों प्रकार की संतति, यानी आरएस नेगेटिव है तो संतति कैसी होगी, सामान्य होगी। और यदि यह संतान होगी वह आरएस पॉजिटिव है, आरएस पॉजिटिव होने पर भी प्रथम संतान किस प्रकार की होगी, सामान्य संतान होगी। कैसी होगी, सामान्य संतान होगी। ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रथम संतान के समय आरएस नेगेटिव और ये आरएस पॉजिटिव, फिर भी रुधिर आपस में संपर्क में नहीं आएगा, और जिसके कारण से जो है वो इसके विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से प्लाज्मा के अंदर कोई भी आरएस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है। अब फर्स्ट संतान होगी उनके प्रसव के समय, ध्यान दीजिए, इसके फर्स्ट संतान होगी उसके प्रसव के समय संतान का रुधिर माता के रुधिर के संपर्क में आता है। संतान का रुधिर किसके संपर्क में आएगा, संतान का रुधिर माता के रुधिर के संपर्क में आएगा, माता के रुधिर के संपर्क में आएगा। यानी ये हमें ध्यान रखना, प्रथम संतान होगी वह यदि किस प्रकार की है, आरएस पॉजिटिव है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, थोड़ा सा अच्छे से समझना, याद हो जाएगा। आरएस पॉजिटिव व्यक्ति है, उस बच्चे में आरएस पॉजिटिव रुधिर है, तो वो रुधिर होगा वो किसके संपर्क में आएगा, इस माता के रुधिर के संपर्क में आएगा। क्लियर हो गया। अब माता के रुधिर में संपर्क में आएगा तो माता के रुधिर में इसके विरुद्ध क्या बनेगी, यानी इसमें आरएस पॉजिटिव रुधिर है तो एंटीजन होगा। क्या होगा, एंटीजन होगा, और ये एंटीजन किसमें प्रवेश करेगा, माता के रुधिर में, और माता के रुधिर में प्रवेश करने से इस एंटीजन के विरुद्ध क्या बनेगी, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। तो प्रथम संतान के पश्चात, प्रथम आरएस पॉजिटिव संतान के पश्चात माता में, संतान के पश्चात माता के रुधिर में आरएस एंटीजन, माता के रुधिर में आरएस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण, आरएस एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं एंटी आरएस एंटीबॉडी का निर्माण, एंटी आरएस एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। ये किसका निर्माण हो जाएगा, एंटी आरएस एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। यह एंटी आरएस एंटीबॉडी होती है, वह किस प्रकार की एंटीबॉडी होती है, आईजीजी प्रकार की एंटीबॉडी होती है। इस प्रकार की एंटीबॉडी का माता के रुधिर में निर्माण हो गया। ये कब हुआ, जब प्रथम संतान उत्पन्न हुई, उससे जो रुधिर है वह ब्लीडिंग के फलस्वरूप किसके संपर्क में आ गया, तो स्त्री के रुधिर के संपर्क में आ गया, और स्त्री के रुधिर में संपर्क में आने के फलस्वरूप जो प्रथम आरएस पॉजिटिव संतान है उनके संतान में के रुधिर है, उस रुधिर के फलस्वरूप जो एंटीजन उपस्थित है वो आरएस एंटीजन है, और आरएस एंटीजन के विरुद्ध क्या बन जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है आरएस एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। अब देखो ध्यान दें,
ये इस प्रकार से प्रथम संतान तो दोनों प्रकार की, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कैसी होगी, सामान्य प्रकार की होगी। यही दंपति सेकंड बार, यही दंपति अगली बार क्या करती है, फिर से अपने संतान उत्पन्न करती है। अगर फिर से यही दंपति इस प्रकार की संतान उत्पन्न करती है तो संतान में दो प्रकार की संतान हो सकती है, या तो कैसी हो सकती है, आरएस, तो आप ध्यान दीजिए नेगेटिव हो सकती है, आरएस नेगेटिव संतान होगी, ये सेकंड संतान उत्पन्न करती है। यही दंपति यदि सेकंड संतान उत्पन्न करती है और संतान किस प्रकार की, आरएस नेगेटिव प्रकार की है, तो आरएस नेगेटिव प्रकार की होगी तो ये संतान किस प्रकार की होगी, सामान्य प्रकार की होगी, क्योंकि संतान में किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन है ही नहीं, तो इसके विरुद्ध एंटीबॉडी चाहे माता के रुधिर में पड़ी है फिर भी किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करेगी, तो ये संतान किस प्रकार की होगी, सामान्य प्रकार की होगी। परंतु यदि सेकंड संतान है, वह यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यदि सेकंड संतान है वह भी आरएस पॉजिटिव है, यदि सेकंड संतान है वो भी किस प्रकार की, आरएस पॉजिटिव है, तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर आरएस एंटीजन होगा, वह एंटीजन किस में प्रवेश करेगा, आरएस एंटीजन होगा, वह एंटीजन है उसकी उपस्थिति के कारण से, ये देखो आरएस एंटीजन इसमें उपस्थित है और उपस्थित होने के कारण से इसके विरुद्ध माता के रुधिर से रुधिर पहुंचेगा, किसमें, माता के रुधिर से, क्योंकि ये IgG प्रतिरक्षी पर उपस्थित होता है। बाकी वाले जो एंटीजन होंगे वे नहीं प्रवेश कर सकते, यही एंटीजन प्रवेश माता के अपरा को पार करके, अपरा या प्लेसेंटा जिसे हम कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंचता है। प्लेसेंटा को पार करके आरएस एंटी या एंटी आरएस एंटीबॉडी, एंटी आरएस एंटीबॉडी, या जिसे हम क्या कहेंगे, IgG प्रकार की होती है, ये हमें ध्यान रखना, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये एंटीबॉडी होगी, वह किसमें प्रवेश करेगी, शिशु के रुधिर में प्रवेश करेगी, संतान के रुधिर में प्रवेश करेगी, और संतान के रुधिर में प्रवेश करने से यह एंटीबॉडी क्या कर देगी, माता के गर्भ में ही भ्रूण की आरबीसी का लयन कर देती है, भ्रूण की आरबीसी का क्या कर देती है, आरबीसी का लयन कर देती है, इसको नष्ट कर देती है, लयन कर देती है, और माता के गर्भ में ही भ्रूण की आरबीसी का लयन होने से इस भ्रूण की माता के गर्भ में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसी रोग को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस रोग कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये माता के गर्भ में ही भ्रूण होगा, उस भ्रूण के आरबीसी का लयन कर देगा, हीमोलाइसिस कर देगा, जिसके कारण से उस जो है वह भ्रूण की मृत्यु है वह किस अवस्था में हो जाती है, भ्रूणीय अवस्था में हो जाती है, कोरक अवस्था में ही हो जाती है। इस कारण से इसे रक्ताणु कोरकता कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। भ्रूणीय अवस्था में इस शिशु की मृत्यु हो जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस रोग कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस रोग कहा जाता है। तो ये रोग हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। किसके कारण से होता है, तो ये आरएस एंटीबॉडी के कारण से होता है, ये हमें ध्यान रखना है। कई बार ये संतान उत्पन्न हो भी जाती है, यदि संतान उत्पन्न हो भी गई तो ये हमें ध्यान रखना है, तो उसके जन्म के तुरंत पश्चात क्या हो जाती है, जन्म के पश्चात क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार की संतान को बचाने के लिए या तो उनका संपूर्ण रुधिर क्या कर दो, संपूर्ण रुधिर क्या कर दो, ट्रांसप्लांट कर दो, तो इस प्रकार की संतान को बचाया जा सकता है। संपूर्ण रुधिर को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो इस प्रकार की संतान को बचाया जा सकता है, बाकी ये संतान नहीं बचाई जा सकती। ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इस संतान होगी उनमें एनीमिया रोग होता है, यानी रुधिर की कमी होती है, ये हमें ध्यान रखना है, जिसके कारण से रोग इस व्यक्ति की या इस शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो यदि सेकंड संतान भी आरएस पॉजिटिव उत्पन्न करती है, इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर उस संतान की भ्रूणीय अवस्था में ही डेथ हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटिलिस रोग कहा जाता है। अब इस रोग से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो एंटीबॉडी बन रही है इस एंटीबॉडी को बनने ही नहीं दे माता में, तो इस रोग को रोका जा सकता है। तो हम क्या करेंगे कि प्रथम शिशु के पश्चात, देखो प्रथम शिशु के प्रसव के बाद, प्रसव के 24 घंटे के भीतर, यानी जब तक एंटीबॉडी नहीं बनती है 24 घंटे के भीतर
उस RS नेगेटिव स्त्री को RS एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। देखो ध्यान दें, RS एंटीबॉडी का क्या कर दिया जाएगा, IgG का एक प्रतिरक्षी का RS एंटीजन एंटीबॉडी का हम क्या कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये हम जो रक्षी है उसका क्या कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। अब क्या होगा, इसका इंजेक्शन होता है, उसे एक और नाम देते हैं, रोहोगम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस इंजेक्शन को लगा दिया जाता है। अब ये हमने क्या कर दिया, इस एंटीबॉडी के निर्माण से पहले ही हमने क्या कर दिया, ये एंटीबॉडी रुधिर में डाल दी। क्या किया है, ध्यान से समझना, एंटीबॉडी के निर्माण होने से पहले ही RS एंटीजन ने प्रवेश किया, उससे पहले ही हमने क्या कर दिया, माता के रुधिर में पहले से RS एंटीबॉडी तैयार कर दी। अब क्या होगा, जैसे ही RS एंटीजन आएगा, यहाँ से RS एंटीजन आ रहा है, ये RS एंटीजन आएगा, तो RS एंटीजन आएगा तो हमारे पास पहले से मौजूद है क्या, RS एंटीबॉडी। ये RS एंटीबॉडी होगी, वह RS एंटीजन खुद को ही क्या कर देगी, खत्म कर देगी, जिसके कारण से रुधिर में अधिक संख्या में एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी, और रुधिर में अधिक मात्रा में एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी तो इस प्रकार का रोग नहीं होगा। तो इस प्रकार के रोग से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, प्रथम शिशु के पश्चात या प्रथम शिशु के 24 घंटे के भीतर उस माता में RS नेगेटिव माता है जो है, उसको RS एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिसे हम रोहोगम कहते हैं। और इस इंजेक्शन के लगा देने से पहले से उपस्थित RS एंटीबॉडी होगी, वह RS एंटीजन के प्रवेश के समय उनको नष्ट कर देती है, जिसके कारण से उस माता में RS एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं बन पाएगी, और प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी नहीं होगी। तो इस प्रकार की परिस्थिति के अंदर जो सेकंड संतान होगी वो भी किस प्रकार की होगी, सामान्य प्रकार की होगी। तो ये इस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस रोग कैसे होता है, और RS तंत्र की खोज किसने की थी, और RS तंत्र के आधार पर रुधिर किस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में हम रुधिर वर्ग के वंशागति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।